इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। क्या वो थ्योरी सही में आज भी एप्लीकेबल है, क्या वो एक्सीडेंट था? कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम इस चीज़ को समझेंगे। इस वीडियो में हम ट्रेड और ज्योग्राफी को कंबाइन करके एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ है, ये जो थ्योरी है डेविड रिकार्डो ने 1817 में दी थी। ये थ्योरी कहती है कि दो कंट्री आपस में ट्रेड करनी है तो उनके बीच में एक कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए। इससे पहले जो थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने दी थी, जिसे हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के नाम से जानते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में ये था कि एक कंट्री के पास कोई स्पेशलाइज्ड चीज है, दूसरे के पास दूसरी चीज है, तो ही वो आपस में ट्रेड करेंगे। पर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जब रिकार्डो ने इंट्रोड्यूस की तो उन्होंने बताया कि अगर दोनों कंट्री में से किसी एक के पास ही दोनों गुड्स में एडवांटेज है तो क्या वो ट्रेड नहीं करेंगे? रिकार्डो ने कहा तब भी वो ट्रेड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं इंडिया और बांग्लादेश। अब इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया हर चीज में बांग्लादेश से आगे है, पर बांग्लादेश न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री 1971 में बना। उसके बाद वहां पे जो गरीबी थी उसका लेवल इंडिया से कई गुना ज्यादा था। इसका मतलब जो लेबर फोर्स अवेलेबल था वो चीपर था। तो उस चीपर लेबर फोर्स का फायदा उठा के जूट प्रोडक्शन, क्लॉथ प्रोडक्शन, ये सारी चीजों में बांग्लादेश एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में जूट नहीं हो रहा था। इंडिया ने काफी सारा अपना जूट प्रोडक्शन का एरिया पार्टीशन के टाइम ही खोया था। पर यहाँ पर अगर हम ये चीज समझें कि बांग्लादेश उसको और एफिशिएंट तरीके से प्रोड्यूस कर पा रहा था, इसीलिए इंडिया बांग्लादेश से इंपोर्ट करता था। और वहीं मैं बात करूं वीट की, क्योंकि बांग्लादेश एक कोस्टल रीजन है जहां पे राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो इंडिया वीट को बांग्लादेश भेजता था और बांग्लादेश वहां से जूट या क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल से रिलेटेड इनपुट्स भेजता। तो एक कंपैरेटिव एडवांटेज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। जनरली जो आप बुक्स में पढ़ेंगे वो वेस्टर्न कंट्रीज की हैं, इसलिए आपको यूके, फ्रांस और वो सारी चीज होंगी, पर इस एग्जांपल से इंडिया बांग्लादेश में आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। अब जब डेविड रिकार्डो ने ये थ्योरी दी तो वर्ल्ड में इस तरह से काफी ट्रेड हुआ, और ये ट्रेड होते होते लोगों को समझ में आया कि आपस में ट्रेड करने से ही सबसे ज्यादा फायदा है। पर धीरे धीरे जैसे हम 1920s 30s में आए तो एली हेक्सर एंड बर्टिल ओलिन, एक टीचर स्टूडेंट की जोड़ी थी इकोनॉमिस्ट की, उन्होंने एक थ्योरी दी जैसे हम हेक्सर ओलिन मॉडल भी कहते हैं या फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी कहते हैं। उस थ्योरी में ये था कि जो आपके फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं ट्रेड को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इज नॉट एंडाउड विथ क्रूड ऑयल, मतलब इंडिया के पास नेचुरली क्रूड ऑयल होता नहीं है, होता है पर जितनी हमारी कंजम्पशन है उतना नहीं होता, तो इसीलिए इंडिया ऑयल में ट्रेड कर ही नहीं सकता। पर वहीं अगर मैं बात करूं रिसेंट टाइम्स की, इंडिया में रिफाइनरीज काफी है पर इंडिया खुद का ऑयल प्रोडक्शन से खुद का कंजम्पशन की डिमांड कंप्लीट नहीं कर सकता। तो एली हेक्सर एंड बर्टिल ओलिन ने ये मॉडल दिया जो कि कहता था कि ट्रेड आपके नेचुरल रिसोर्सेज या जो भी आपके पास फैक्टर ब्लेस्ड हो आप इकोनॉमी में, उसकी बेसिस पे होते हैं। पर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आई। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते लियोनटिफ, W लियोनटिफ ने करीबन 1947-48 के आसपास ये चीज रियलाइज की कि जो फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी में कहा गया था कि अगर आपके पास कैपिटल इंटेंसिव फैक्टर्स हैं तो आप उसी को एक्सपोर्ट करोगे और लेबर नहीं है तो वो आप इंपोर्ट करोगे, और वाइस वर्सा। तो उस सेंस में उन्होंने हेक्सर ओलिन मॉडल का वायलेशन देखा। क्या वायलेशन था? लियोनटिफ का कहना था कि अमेरिका जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, इकोनॉमी है, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है और कैपिटल इंटेंसिव को इंपोर्ट कर रही है। अब इस थ्योरी के दो एक्सेप्शन थे। पहला था, एक तो वर्ल्ड वॉर के आसपास थी, दूसरा था अमेरिका अपने रिसोर्सेज भी सेव कर रहा था, ऐसा कई इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है। पर यहाँ पर हमको एक चीज अच्छे से समझनी होगी कि इस थ्योरी जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है उसको लेके मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है। जैसे कि पॉल क्रूगमैन की बात करें, पॉल क्रूगमैन का भी कहना है, वो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में काफी अपनी रुचि रखते हैं। उनका ये कहना है कि जो इकोनॉमी है अगर आपस में उनका कोई भी कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, स्टिल दे कैन ट्रेड। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है अपनी किताब में, वो यहाँ समझाना थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे कोई कंट्री ने कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हुआ है, शुरू में वो प्लांट में बहुत पैसे लगेंगे, तो जो कार निकलेंगी वो कॉस्टली निकलेंगी, क्योंकि हमको जो प्लांट सेटअप किया है उसका भी एक जेस्टेशन पीरियड होता है। वो जेस्टेशन पीरियड का मतलब ये है कि डे 1 जो हमने पैसा लगाया उससे जब तक उसकी कॉस्ट कवर ना हो जाए, और धीरे धीरे जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे कारें और एफिशिएंट तरीके से प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि वो प्लांट एफिशिएंट होता जाएगा और वो प्लांट की कॉस्ट भी रिड्यूस होती जाएगी।
तो जो कॉस्ट रिड्यूस होगी वो कारों में आपको इफेक्टिवली क्लियरली विजिबल रहेगी। तो ये पॉल क्रूगमैन का कहना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कंपैरेटिव एडवांटेज के आपके पास 95% एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में, बट वहीं अगर मैं बात करूं कुछ एग्जेम्पशंस की तो वो वहां पर है जो कि कंट्रीज ने ऐसा किया है। क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जब दी गई थी तब मेनली ऐसा होता था, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज थी वो शुगर एक्सपोर्ट करती थी टेम्परेट जोन की कंट्रीज को, मतलब जो ठंड वाले देश थे, और टेम्परेट जोन वाले वूल ट्रांसफर करते थे और एक्सपोर्ट करते थे टू ट्रॉपिकल कंट्रीज जहां गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं। तो इस तरह से एक कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी तो थी। जितनी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरी आई उनका बेस कहीं ना कहीं कंपैरेटिव एडवांटेज ही रहा है, क्योंकि रिकार्डो ने एब्सोल्यूट एडवांटेज का एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन दिया था। तो कहीं ना कहीं हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें कंपाइल करके हमारे सामने प्रेजेंट की। आज जो भी हम डिस्कशन करते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे ही लिंक्ड होता है। आज की तारीख में भी ऐसा ही है। दो स्टूडेंट है, अगर वो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एक स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा कोई सब्जेक्ट आता है वो दूसरे को पढ़ाता है और दूसरा उसी को पढ़ाता है। तो ये सेंस है कि जिसके पास जो एक्सपर्टीज है वो शेयर करें, जिससे कि दोनों लोग ग्रो करें। थैंक यू।